बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहरियार अली, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो लेक्चर नंबर 6 है, यूनिट 1 से रिलेटेड, चैप्टर 1 से रिलेटेड। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, माइंड में रखना है, मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं। इसमें हमने आज जो डिस्कशन करनी है वो एरर्स के बारे में करनी है। अब एरर्स का क्या मतलब है, हम उसको एनालाइज करेंगे। एरर्स कहाँ पे अराइज होते हैं, क्यों आते हैं, हम उनकी वजह पढ़ेंगे और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको भी हमने डिस्कस करना है। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट याद रखिए कि हमने ये जो वर्ड यूज किया है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान सा मतलब है। आप किसी भी जगह पे, आप लाजमी नहीं है कोई लेबोरेटरी हो, आप उसमें बैठ के कोई लैब कोट पहन के काम कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी को एक्सपेरिमेंट बोले, या आप दो केमिकल्स को मिला रहे हो आप उसी को एक्सपेरिमेंट बोले। आप सिंपल इस वक्त एक काम करें कि आप जो है अपना स्केल उठाएं और आपकी जो बुक है फिजिक्स की, सपोज उसकी एक साइड की लेंथ को मेजर करें। ये भी आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करना या उसके बारे में फाइंडिंग्स करना कि वो किस तरह से बिहेव करती है। बहरहाल हमने इसको आज ये देखना है कि जब भी आपको फिजिक्स में मेजरमेंट्स कैरी ऑन करनी होंगी, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास उनमें एरर्स अराइज हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते। वो एरर्स अगर अराइज होते हैं तो उनकी वजूहात क्या है, यानी कि उनकी क्या रीजंस हैं एरर्स को अराइज करने के लिए, हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमारी एक्सपेरिमेंट में क्या आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ना है आज कि जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे, यानी कि जब हम कोई सपोज कर लें डायमीटर फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे, या डायमीटर रेडियस को यूज करते हुए एरिया फाइंड करेंगे या वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब आप कहेंगे ये एरिया वॉल्यूम कहां से आ गया बीच में? तो फिर अगेन बड़ी सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर आपके सामने जो बुक है आप इसकी 4 साइड्स है, दो ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। आप कोई सी दो साइड्स की लेंथ मेजर करें, फॉर एग्जांपल विड्थ की और लेंथ की मेजर करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि वो साइड्स मेजर करनी है आपने जो आपस में कितने डिग्री पे, 90 डिग्री एंगल पे। आपको पता है रेक्टेंगल की दो साइड्स आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। अगर आप उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर लो तो अगर उसके बाद मल्टीप्लाई करो तो आपके पास लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएगा वो एरिया आएगा। अब वो एरिया जो आपने मेजर किया है वो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया। अब वो एरिया क्या 100% सही मेजर किया गया है या नहीं किया गया, यानी कि क्या वो एरर फ्री है या उसमें एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एरर्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी रीजन हमने पढ़नी है। देखिए, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप जो है वो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जो आपसे हायर क्लासेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे सेकेंड ईयर की क्लास का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कह दूं तो आप ऑब्वियसली उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, उसमें एरर्स अराइज हो सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरर क्यों आया तो आप कहोगे सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किस तरह करना है, क्योंकि आपने वो चीज अभी तक पढ़ी नहीं हुई, आपके नॉलेज में वो चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है ये हमने रीजन ढूंढ ली कि अगर एरर आया है तो वो किस वजह से आया है। तो कहने का मतलब ये है कि एरर्स जब कहीं पे अराइज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रीजन होती है। वैसे खुद ब खुद कोई चीज नहीं आ जाती, हमेशा कोई कॉज होती है जिसकी वजह से एरर्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल लाइफ में भी हमारे जितने भी फिनोमेना है वो वैसे नहीं चल रहे, वो किसी ना किसी कॉज के तहत है, कोई रीजन है उनके पीछे। तो एरर्स हम पढ़ेंगे, उनकी सबसे पहले बेसिक रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि एरर्स को अगर हमें रिड्यूस करना है अपनी मेजरमेंट्स में तो हम उन्हें कैसे मिनिमाइज या रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एनालाइज करते हैं कि एरर्स होते क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। तो ये जो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन को आपने समझना है। मैं आपको समझाता इस तरह से हूं कि सपोज कर लें ये दो चीजें हमने वर्ड यूज किए, एक स्टैंडर्ड वैल्यू का वर्ड यूज किया, एक मेजर्ड वैल्यू का वर्ड यूज किया है। देखिए, स्टैंडर्ड और मेजर्ड में फर्क ये है कि जब आप एग्जाम देते हैं, आप किसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आते हो तो एक उसके टोटल मार्क्स होते हैं। अब उसको स्टैंडर्ड मान लो, सबके लिए स्टैंडर्ड सेम है, सबके लिए मार्क्स सेम होते हैं उस सब्जेक्ट के। अगर आपके लिए 100 है बाकी सबके लिए भी 100 होंगे। अब मेजर्ड वैल्यूज यहाँ पे जो वर्ड यूज किया, आप इसको मेजर्ड वैल्यू कह दो या एक्चुअल वैल्यू कह दो, यानी कि जो बेसिकली हमारे पास वैल्यू ऑब्टेन होगी उसको हम मेजर्ड वैल्यू कह रहे हैं। अब आपके एग्जाम का रिजल्ट आया, आपके सपोज 98 है 100 में से। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कितने एरर है, एरर कितना है इसमें, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है अगर 100 आते हैं तो एरर ना होता उसमें। अब अगर 98 आ गए 100 में से तो कितना होगा हमारे पास एरर उसमें?
तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने यहाँ पे कहा है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड माइड वैल्यू, इसका क्या मतलब है कि जो स्टैंडर्ड है उसको अगर हम रखें और उसमें से माइड वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग चीज बच जाएगी वो क्या होगी, बेसिकली एरर होगी। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं दोबारा मैथमेटिकली किस तरह फाइंड किया जाएगा एरर को, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस माइड वैल्यू। जो मैंने एग्जांपल दी, अब मेरा पॉइंटर देखें जहाँ पे मूव कर रहे हैं, हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी 100 है हमारी एग्जांपल में, माइड वैल्यू यानी कि ऑब्टेन्ड वैल्यू आपकी आई 98, तो एरर का कितना आ गया आंसर 100 माइनस 98 2। तो हमारे पास एरर जो है वो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का डिफरेंस है। तो बेसिकली इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चों डिफाइन एरर, तो यू हैव टू डिफाइन इट लाइक दिस, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड वैल्यू एंड माइड वैल्यू इज नोन एज एरर। ऑब्वियसली जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एरर उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने कम पढ़ा था उसके 95 आए, एक ने उससे कम पढ़ा था उसके 80 आए। अगर हम तीनों को अब कंपेयर करें, 98 वाले को, 95 वाले को और फिर सपोज 80 वाले को, तो एरर का चांस यानी कि जो एरर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें अगर हम स्टैंडर्ड में से, जाहिर सी बात है 80 वाले का डिफरेंस 20 है, 98 वाले का 2 था, 95 वाले का 5 है, 90 वाले का 10 होगा। तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर किसका ज्यादा होगा, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू और माइड वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो इस तरह से आपके पास इस तरह डिफाइन करने के लिए अब कैसे, अच्छा ये तो हो गया, आपसे ये पूछ लिया गया कि एरर कितना है आपके ऑब्टेन मार्क्स में या माइड वैल्यूज में। इसी तरह हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें भी हमारे पास एरर के चांसेस होते हैं। तो वो भी फार्मूला जो हमारे पास हम लिखा हुआ है इस वक्त, हम इसी फार्मूले को यूज करके वो एरर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परसेंटेज एरर कैसे फाइंड किया जाएगा। देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगेन, जिस तरह आप अपनी परसेंटेज फाइंड करते हो अगेन एग्जाम्स में, सपोज आपके 98 मार्क्स है 100 में से, परसेंटेज कैसे फाइंड करोगे, 98 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 98 बाय 100 आपके मार्क्स हैं ओरिजिनल। अब आपको कहा जाए कि परसेंटेज में ये क्या बनता है, तो आप क्या करोगे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इसको, पहले तो इस बात को समझ लें कि परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंट यानी कि पर 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 98 बाय 100 इंटू 100, साथ साइन किसका लगाओगे, परसेंटेज का, 98 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 100 के साथ क्या लगाओगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे। तो यहाँ पे वही बात लिखी है। तो इस तरह से अगर मैं इसको थोड़ा सा एडिट कर दूं आपके लिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो परसेंटेज में आ जाएगा इस तरह से, यानी कि ये बेसिकली इस तरह है, ये चीज इस तरह लिखी हुई है। तो अगर आप इसको इस तरह देखें आप, तो ये आपको ज्यादा आसानी से अब समझ आ जाएगी कि हमारे पास अब हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना था। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, आप देखिए एरर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। अब जिस तरह आपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड की ना कि आपके ऑब्टेन मार्क्स 98 है, तो 98% आपका आंसर सही है। एरर कितना था, 2 मार्क्स का, कितने परसेंट एरर आ जाएगा, 2 बाय 100 यानी कि 2 बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप कैलकुलेट जब करते हो तो 2% आंसर आता है आपका। तो हमारे पास इस तरह से आप परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते हैं। याद रखो बच्चों, इस वक्त हम परसेंटेज किसकी फाइंड कर रहे हैं, एरर की। तो हमारी न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो एरर की आएगी और नीचे स्टैंडर्ड वैल्यू वही मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आपसे अब पूछा जाए ना अगर कि आपकी परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स की कितनी है, तो आप ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखोगे 98, नीचे लिखोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आंसर परसेंटेज में 98% आ जाएगा। अभी पूछा जा रहा है आपसे कि परसेंटेज एरर कितना है इसमें, तो एरर की वैल्यू पुट करनी है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बेसिकली आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपने डिफाइन एरर कर दिया, फॉर्मूला लिखा और आपने इसको फिर फॉर्मूले को परसेंटेज, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जनरल एरर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एरर की वैल्यू परसेंटेज में फाइंड करने के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन एक डिफाइन एरर वाला। अगला क्वेश्चन ये आता है आपसे, या इसी के साथ आपका पार्ट दूसरा हो सकता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर। तो हमारे पास यहाँ पे हम कॉजेज ऑफ एरर को पढ़ते हैं। देखिए जी, सबसे पहला हमारे पास क्या है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। हम पहला इल्जाम हमेशा दूसरों पे लगाते हैं, बंदों पे लगाते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि तुम हो ही इस काबिल नहीं कि तुम ये काम कर सको। तो हमारा पहला जो कॉज है वो एरर का, वो पर्सन से रिलेटेड है। तो हमारे पास नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन का मतलब क्या है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा और आपसे कहा जाता है चलो जी लेबोरेटरी में आ जाओ। आप कहते हो आज फिजिक्स लैब में जाना है। वो अलग बात है कि आप बड़े शौक से जाते हैं क्योंकि आपने बातें करनी होती हैं। आप देखो, जब आप बातें करते हो तो आप केयरलेसनेस शो कर रहे होते हो, नेग्लिजेंस शो कर रहे होते हो। तो उसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, आधी टीचर की बात आपको समझ आती है, आधी नहीं आती। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की बारी आती है तो बार बार टीचर को बुलाते हो क्योंकि आपसे एक्सपेरिमेंट सही तरह से नहीं हो रहा होता, एरर आ रहा होता है उसमें।
तो नेग्लिजेंस का ये मतलब है। इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको पता ही नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट, सपोज वर्नियर कैलिपर यूज करने का जो मेथड आपने सीखा है, अगर वो आपको पता ही ना होता और आपसे कहा जाए कि डायमीटर फाइंड करो, यानी कि आप पहले दिन आए स्कूल में 9th में, आपको पहले दिन ही माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर पकड़ा दिया जाता और आपसे कहा जाता कि चलो जी इससे डायमीटर फाइंड करो, इससे लेंथ फाइंड करो, तो आप क्या करते? जब आप यूज करते, आप उसको छेड़ते जरूर, आप उसको कोशिश करते सही तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की, लेकिन चूंकि आपने उसके जीरो एरर जीरो करेक्शन के रूल्स नहीं पढ़े हुए थे या आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं हुआ था कि वर्नियर कैलिपर की कितनी रीडिंग्स होती हैं, इसके कितने स्केल्स होते हैं, तो आपको इनएक्सपीरियंस था। इनएक्सपीरियंस की वजह से क्या अराइज हो सकता था? एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब लेंथ जो मेजर कर रहे हो डायमीटर की फॉर्म में या रेडियस की फॉर्म में, तो आप क्या करते हो, उसमें एरर आ जाता, यानी कि आपकी मेजरमेंट सही ना होती बल्कि एरर फ्री ना होती, बल्कि उसमें एरर्स एग्जिस्ट करते। पहली रीजन ये होगी। दूसरी रीजन, यूजिंग अ फॉल्टी अपरेटिस फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। हम पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं कॉजेज की, लाजमी नहीं ये कॉज हो भी, हम पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा सपोज कर ले बंदा भी ठीक है, उसको शौक भी है काम करने का, वो इनएक्सपीरियंस भी नहीं है बल्कि एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अब आपने जो बंदे को अपरेटिस पकड़ा दिया है वो फॉल्टी है। अब फॉल्टी अपरेटिस का मतलब क्या होता है? फॉल्टी अपरेटिस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस डिवाइस में कोई जीरो एरर एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर का क्लास 9th में आपने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर्स के लिए और माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज के लिए। या चले आप कोई ऐसी डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसकी कैलिब्रेशन जो है वो पुअर है। पुअर का मतलब होता है, पहली बात कैलिब्रेशन को समझ लें, आपकी स्केल के ऊपर जो लाइंस बनी होती है जिसपे उसने मेंशन किया होता है सेंटीमीटर से इंचेस को, वो जो लाइंस आप देखते हो वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं। लेकिन कभी, या आप कभी शीट खरीदने जाओ अपनी, एक होती है नीट शीट, उसकी लाइंस बड़ी इक्वली स्पेस्ड होती हैं। जब आप रफ शीट खरीदते हो तो वो एक तो अजीब किस्म की होती है, कभी लाइन कहीं पे ज्यादा होती है, किसी का गैप कम होता है। कहने का मतलब है पुअर कैलिब्रेशन, जीरो एरर्स, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर, ये सारे किस में फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में? फॉल्टी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो आपको जो है वो फॉल्टी ऑपरेटर्स हो, जिसमें इस तरह के एरर्स एग्जिस्ट करते हो, तो आपकी जो अल्टीमेट फाइनल आंसर होगा मेजर वैल्यूज का, वो भी एरर फ्री नहीं होगा बल्कि उसमें एरर एग्जिस्ट करता होगा। थर्ड में हमारे पास इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। आपके सामने इस वक्त दीवार कोई ना कोई होगी, लाजमी बात है, कहीं बैठे होंगे आप, या आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन है, या आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है। सपोज आपको कहा जाता है कि आपके मोबाइल जो आप यूज कर रहे हैं उसकी स्क्रीन कितने इंच की है। पहली बात आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बहुत सारों को पता भी है आप में से, कि जो हम कहते हैं ना 6 इंच की स्क्रीन या 32 इंच की जो एलईडी घर में लगी हुई है आपके, या जितनी भी आपके पास इंच की एलईडी लगी हुई है, वो जो इंचेस हैं वो कैसे मेजर किए जाते हैं? याद रखें बच्चों, हमेशा डायगोनल पे मेजर किए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, मेरा पॉइंटर देखें इस वक्त टॉप राइट पे है, मैं अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते 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 इस कॉर्नर पे आ जाऊँ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट कॉर्नर पे, यानी कि जो डायगोनल वाइज ऑपोजिट कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर के लॉन्ग जो लेंथ होगी ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इंचेस ऑफ द स्क्रीन। तो ये आपके पास जो है, मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को। बहरहाल हम यहाँ पे एक बात क्यों यूज कर रहे हैं, मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया हूँ। अच्छा, हमारा बात ये थी कि इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक यूज फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट। आपसे कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रीन की ना वो फाइंड करो जरा, कितने इंच की स्क्रीन है। अब आप वर्नियर कैलिपर से अगर शुरू हो जाएं इसकी लेंथ मेजर करना, हालांकि आपने मेजर लेंथ ही करनी है। अब लेंथ के लिए बहुत सारी डिवाइसेस हैं आपके लिए, आपने स्क्रू गेज पढ़ लिया या स्क्रू गॉज जो भी बोलते हैं हम इसको, वर्नियर कैलिपर्स पढ़ लिए, आपके पास मीटर रॉड होता है, आपके पास वो जो स्केल होता है घरों में जो आप आम यूज करते हैं लाइन लगाने के लिए, तो ये सारी लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस हैं। अब आपसे कहा जाए कि ये मेजर करो, आप रेंच लेके शुरू हो जाए मेजर करना, क्योंकि रेंच भी आपको लेंथ मेजर करके देता है। वैसे तो आपको वो ओपन एंड क्लोजिंग द नट्स के लिए, या आपसे कहा जाए वर्नियर कैलिपर से इसको मेजर करो, तो आप इनअप्रोप्रिएट मेथड यूज कर रहे हो अपने मोबाइल फोन स्क्रीन की लेंथ को मेजर करने के लिए, क्योंकि आप इस वक्त सूटेबल डिवाइस स्केल है, स्केल रखो तो वो ज्यादा बड़ी लेंथ को मेजर कर सकता है, तो वर्नियर कैलिपर तो इतनी बड़ी लेंथ मेजर ही नहीं कर सकता प्रॉपर्ली। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोई इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, तब भी आपका जो मेजरमेंट्स होंगी उसमें एरर्स एग्जिस्ट करते होंगे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट, सडन एनवायरमेंटल चेंजेस कैन कॉज एरर इन एक्सपेरिमेंट। इंपॉर्टेंट बात है जी। सपोज आप सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम से हम यूजुअली मेजर करते हैं वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड, या हम उससे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि जी की वैल्यू जब फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास वो एक पेंडुलम आपने बनाया, सपोज आप पहले इस्लामाबाद में कोई लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं कराची में, उसके बाद आप चले जाते हो सपोज K2 पे, तीनों जगह पे आपके पास आंसर डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों जगह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं,
एल्टीट्यूड फॉर एग्जांपल सबसे लो कराची वाला, फिर K2 का सबसे हाईएस्ट इस्लामाबाद कहीं दरमियान में है। तो आपको पता है कि हाइट चेंज होने से अगर आप सिंपल पेंडुलम को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि T इज इक्वल टू 2πL/g अगर G फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हो, एल्टीट्यूड चेंज होने से G की वैल्यू चेंज हो जाती है। आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हाइट बढ़ने से ग्रेविटी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होनी शुरू होती है, हाइट कम होने से ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा बढ़नी शुरू होती है। तो बहरहाल वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सिर्फ ये हाइट की बात नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का, बाहर टेम्परेचर की गर्मी है तो हो सकता है अफेक्ट हो आपके एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि बाहर टेम्परेचर गर्म होने से आपका लेबोरेटरी की कंडीशंस भी ह्यूमिड उसकी जो ह्यूमिडिटी है या बाकी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है एनवायरमेंटल चेंजेस जिसमें प्रेशर चेंज भी आ सकता है, टेम्परेचर चेंज भी आ सकता है, उसकी वजह से भी हमारी मेजरमेंट्स में अराइज हो सकता है क्या, एरर्स। फिफ्थ पॉइंट, अनएक्सपेक्टेड लेबोरेटरी मिसहैप्स कैन लीड टू एरर्स। अगर हमारे पास लेबोरेटरी में कोई इस तरह के मिसहैप्स हो जाए, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता लेबोरेटरी में आप केमिकल यूज कर रहे थे वो गिर जाए, वो आपका जो होगा जो इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर रहे हैं वो उसको अफेक्ट कर सकता है। कोई आग लग जाए सपोज किसी शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं फिजिक्स का, तो ये भी एक चांस होता है। अब आपकी बुक में प्राइमरीली पहले 3 कॉजेज लिखे हुए हैं एरर्स के, ये तो आपने लिखने ही हैं, और ये जो 4th और 5th है ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप 3 पहले लिख भी देते हो, ये 3 मेन कॉजेज हैं, आपको 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाता है इस केस में। अगर वो पूछ ले डिफाइन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एरर्स, तो फिर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन यूजुअली क्या आता है, डिफाइन एरर एंड राइट डाउन द कॉजेज ऑफ एरर्स। पहले हमने डिफाइन कर दिया था पिछली स्लाइड में, हमने कॉजेज पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। ये असल में जो हम पढ़ के आए ना कॉजेज, ये उसी से रिलेटेड है, लेकिन अब हम इनको बाइफर्केशन यानी कि इसको अलग से पढ़ लेते हैं। अब टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले अगेन पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर की कॉजेज या अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगी, अगेन केयरलेसनेस और इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट द एक्सपेरिमेंट और इनकम्प्लीट रीडिंग ऑफ अ स्केल बाय एन एक्सपेरिमेंटर। इनकम्प्लीट रीडिंग की बात आपके लिए नहीं है, पहले हम वो तो कह चुके हैं, केयरलेसनेस या इम्प्रॉपर नॉलेज जिसे हमने इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन कहा था। अब इनकम्प्लीट रीडिंग का क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर नॉलेज है, आपको पता ही नहीं है कि कोई चीज किस तरह काम करती है, अब आधी बात आपको पता चलेगी आधी नहीं पता चलेगी। मतलब एक स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वर्नियर कैलिपर्स के 2 स्केल्स हैं, एक मेन स्केल है एक वर्नियर स्केल है। 2 स्केल्स का मतलब है कि 2 रीडिंग्स आएंगी, एट द एंड आपने दोनों रीडिंग्स को ऐड करना होता है। वो एक स्केल से रीडिंग ले और आपको एंड बताए कि ये इसका एंड रिजल्ट है, तो एक स्केल की रीडिंग तो हाफ रीडिंग होगी ना, इनकम्प्लीट रीडिंग हो गई। इसलिए हमारे पास पर्सनल एरर की ये मेन कॉज है। क्या पर्सनल एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, तो यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, एरर कैन बी रिमूव्ड टू सम एक्सटेंट इफ the experimenter carefully performs the experiment while measuring some physical quantity and having a proper knowledge about। अब देखिए आप कोई बंदे का पुत्र ले काम करने के लिए जिसको वर्नियर कैलिपर्स, जो मैं बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये चीज क्लास 9 में पढ़ी है। अब जिसको पता है, प्रॉपर नॉलेज है वर्नियर कैलिपर्स का, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का, मेजरिंग सिलेंडर का, या फिजिकल बैलेंस का, या स्प्रिंग बैलेंस का, या वेइंग बैलेंस का, या आपके पास बाकी जो डिवाइसेस आपने पढ़ी हैं, अगर उसको इस चीज का नॉलेज है कि ये डिवाइस कैसे काम करती है, मतलब अब जो गाड़ी चलाने वाला बंदा लाजमी तो नहीं वो ट्रक चला सके, उसको तो नॉलेज लेना पड़ेगा ना पहले ट्रक चलाने का। आप लाइसेंस बाइक का लें और चला गाड़ी नहीं हो तो इसका मतलब है आप तो गलत काम करेंगे, आप तो एक्सीडेंट करेंगे, लाजमी बात है, एरर होगा, रोड पे चलते हुए आप एरर क्रिएट करेंगे। इस तरह से इसको समझना है मेरे बच्चों। तो याद रखिएगा कि इसको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम कोई बंदे का पुत्र लगा दें जिसको नॉलेज हो, जिसको तरीका पता हो कि कैसे मेजर करना है इंस्ट्रूमेंट्स को, कैसे यूज करना है इंस्ट्रूमेंट को। इसीलिए हम जितनी भी डिवाइसेस खरीदते हैं ना अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप छोटी सी बात कर लें, अगर आप कोई बाहर से थर्मोमीटर लेते हैं ना जाके, तो उसके साथ भी जो सही कंपनीज होती हैं जिसमें प्रॉपर उन्होंने दिया होता है मैनुअल यूज करने का, आप ब्लड प्रेशर मेजर करने का कोई डिवाइस लेते हो उसमें गिवन होता है उसका, हत्ता कि आप मोबाइल फोन यूज करते हैं वो अलग बात है, हम उसका पहले दिन उठा के बाहर फेंकते हैं उस मैनुअल को, हम सीधा मोबाइल फोन से कर होता है, हम उसको स्विच लगाते हैं, चार्जिंग कर दो जी पहले इसकी, सीखना हमने कोई नहीं है, बाद में हम यूट्यूब पे बैठ के सुन रहे होते हैं कि किस तरह चीजों को लगाना सीखता है। बहरहाल आप एसी खरीदते हैं, कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं, खुद हम उसको छेड़ेंगे जरूर लेकिन कभी मैनुअल नहीं पढ़ेंगे उसका। तो इसलिए ये चीजें पढ़नी चाहिए ताकि एरर्स कम हो। नंबर 2 पे हमारे पास जो एरर की टाइप है वो है सिस्टमैटिक एरर। हमने कहा चलो बंदा ठीक कर दिया हमने, सिस्टमैटिक एरर की वजह से भी एरर्स राइज हो सकते हैं, सिस्टम की वजह से। सिस्टमैटिक एरर का मतलब है सिस्टम यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि डिवाइसेस की वजह से जो एरर ड्यू टू द फॉल्टी ऑपरेटिव, हम बात पहले कर चुके हैं, एंड पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ,
It may arise from zero error between the scales as in the vernier caliper and screw gauge. जाहिर सी बात है, एक सपोज कर लें वर्नियर कैलिपर है, वो पहले से ही 5 डिविजन आगे है मेन स्केल रीडिंग, और जो वर्नियर स्केल रीडिंग आपको याद होगा कि वो जीरो ऑफ द मेन स्केल शुड कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, देन वी से दैट इट इज एरर फ्री, इट हैज नो जीरो एरर। अगर ऐसा नहीं है, वो पहली कोई डिविजन आगे है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, एरर्स। तो आप जब फाइनल रीडिंग लोगे, मतलब मैं आपकी इस तरह से एग्जांपल बता दूं आसानी के लिए, वैसे तो ऐसा होता नहीं है यूजुअली, लेकिन फिर भी एक स्टॉप वॉच आपने ली, आपने उसको टाइम मेजर करने के लिए लिया, वो पहले से 10 सेकंड शो कर रहा है। अब एक मैराथन रनर है, वो एक गेम खेल रहा है, यानी कि वो सर्कल में मूव कर रहा है, उसने एक कंप्लीट करना है राउंड ट्रिप अपना, आपने टाइम मेजर करना है उस राउंड ट्रिप को कवर होने में। सपोज एक ऑब्जेक्ट है और एक मैराथन रनर है, उसने इस क्वेश्चन मार्क के साइन के चक्कर लगाना है। अब जो डिवाइस आपने, उसने आपको कहा कि प्लीज मेरे लिए टाइम मेजर करना कि मुझे कितना टाइम लगता है इस चक्कर को कंप्लीट करने में। आपने स्टॉप वॉच उठाई, उस पर पहले से 10 सेकंड शो हो रहे हैं। अब उस खुदा के बंदे ने इसके चक्कर लगाना शुरू किया, एक चक्कर जब लगा के आया, उसको सपोज 20 सेकंड लगे, उसको तो लगे हैं 20 सेकंड, लेकिन आपकी डिवाइस जो आपने पकड़ी हुई है वो कितना टाइम बताएगी, सोचे जरा, वो 30 बताएगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से 10 शो कर रहा था, 0 किया ही नहीं आपने, तो सिस्टम का आ गया ना एरर, 0 एरर आ गया, वो +10 पहले शो कर रहा है। तो फाइनल आंसर को क्या लिखोगे आप, 30 - 10, यानी कि पॉजिटिव एरर को एंड पे माइनस करते हैं। तो हमारे पास इसी तरह ये जो है आगे जो बात लिखी हुई है, वी कैन मिनिमाइज द सिस्टमैटिक एरर। हाउ वी कैन मिनिमाइज इट? इट कैन बी रिमूव्ड बाय कंपेयरिंग द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट विद सम एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, और द डिफरेंस ऑफ द टू कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब है जी इस बात का? या तो आप 0 एरर रिमूव करें, पॉजिटिव 0 एरर हो उसको एंड पे नेगेटिव किया जाता है, मैंने बता दिया अभी। अगर नेगेटिव 0 एरर हो, जिस तरह वर्नियर स्केल में होता था, स्क्रू गेज में भी होता था, तो फिर आप उसको एंड पे ऐड करते हो, मतलब एक पहली -3 पे खड़ा है, तो जाहिर सी बात है -3 पे वो पहले खड़ा है, वो 0 पे नहीं है, तो एट द एंड जब आपके पास वैल्यू आएगी वो तो कम शो कर रहा होगा ना, 3 माइनस शो कर रहा होगा, तो आप उसको एट द एंड प्लस करोगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है इसको रिमूव करने के लिए या तो डिवाइसेस एक्यूरेट यूज करो, यानी कि आपके पास एरर फ्री डिवाइसेस होनी चाहिए, या फिर आप उसको 0 एरर या 0 करेक्शन का वर्ड आपने होपफुली यूज किया था, मुझे याद है, बल्कि 0 करेक्शन का वर्ड आप यूज करते हो क्लास 9th में। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ही मैंने लिख दिया एंड पे, इफ द 0 एरर इज पॉजिटिव देन इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट एंड वाइस वर्सा, यानी कि इफ इट इज नेगेटिव देन इट वुड बी एडेड। रिमेंबर द 0 करेक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। थर्ड पे हमारे पास जो एरर है वो है रैंडम या एक्सीडेंटल एरर। इसका क्या मतलब है जी, ये कहां से आ गया? सुनिएगा जरा गौर से। अभी हमने एनवायरमेंटल चेंजेस की बात की थी कुछ देर पहले। एरर ड्यू टू द रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ सम of same quantity, not some, same quantity under same conditions that results in different values of the same quantity is called random error। अब कहीं क्या कहानी लिखी हुई है? कहानी नहीं लिखी हुई, गौर से पढ़िएगा जरा। देखिए लिखा ये हुआ है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सपोज ग्रेविटी वाला ही जो मैंने पहले बताया, टाइम 2π/g फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का आपने पेंडुलम लिया, आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सिंपल पेंडुलम यूज करने शुरू किया। आप एक ही जगह पे, आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते आए हो क्लास 9-10 में, आप एक ही जगह पे, एक ही लेबोरेटरी में, एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए सपोज करें कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आप देखते हो कि मेजरमेंट हमेशा एक डिफरेंट आंसर देती है, यानी कि सारों का आंसर सेम नहीं आता। अब सारों का आंसर सेम ना आने का मतलब क्या है? डिवाइस भी वही है, बंदे भी वही हैं, उसकी रीजन फिर कोई स्पेसिफिक नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि आपके जो आंसर है ना वो चेंज हो रहा होता है, मतलब एरर आ रहा होता है उसमें। फॉर एग्जांपल 9.8 आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। आपने एक ही जगह पे एक्सपेरिमेंट किया, एक ही लेबोरेटरी में बार बार, कभी 9.7 आई, कभी 9.9 आई, कभी 9.8 आ गई इत्तेफाक से, तो आपने सोचना शुरू किया ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कुछ चेंज तो नहीं किया। तो उसको फिर हम कह देते हैं कि ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ये आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। तो उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होती, लेकिन उसकी रीजंस हो क्या क्या सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हम जरूर लिखेंगे। इट कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा आगे, वोल्टेज, ह्यूमिडिटी और अदर अननोन कॉजेज। टेम्परेचर चेंज होने से, देखिए 2π/g है ना, आपने एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड होपफुली पढ़ा होगा। देखिए अगर कहीं पर टेम्परेचर सपोज चेंज हो गया है, वहां पे स्लाइड चेंज ही सही, लेकिन ऑब्जेक्ट्स की फिर जो लेंथ है वो तो इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड और गैसेस क्या करते हैं, एक्सपैंड होते हैं हीटिंग में। अगेन मैंने ये नहीं कहा कि वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे, स्लाइड चेंज आएगा तो सही ना, उसी वजह से तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है रीडिंग्स में एट द एंड। तो ये बात याद रखिएगा।
और उसके बाद वोल्टेज लिखा हुआ है। वोल्टेज का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कहीं पे वोल्टेज अप्लाई की, करंट फ्लो कर रही है, करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, हीट होने की वजह से आपकी डिवाइसेस जब हीट अप हो जाती हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। आप देखें ना कि आपके पास जो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एयर कंडीशनर होता है, अगर टेम्परेचर बाहर ज्यादा हो तो जो बाहर उसका आउटडोर यूनिट होता है, जब वो इतने हाई एनवायरनमेंट पर टेम्परेचर को एक्सपोज किया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो इस वजह से भी इफेक्ट हो सकता है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि यहाँ पे अगर कहीं आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जहाँ पे डिवाइसेस यूज कर रहे हो, वहां पे अगर ह्यूमिड है कोई इन्वायरमेंट तो हो सकता है वो भी, यानी कि मैंने क्या बताया, हम वी कैन चार्ट डाउन ऑल दीज पॉसिबिलिटीज। वी आर नॉट सेइंग कि डेफिनेटली टेम्परेचर से ही हुआ है या वोल्टेज से ही हुआ है, तो हमने बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो सेम रखे हुए हैं, वही आपके पास डिवाइस है, वही आपके पास चीजें अप्लाई की हुई हैं साथ, लेकिन ये अफेक्ट कर सकते हैं, एरर्स को अराइज करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा अगर कि स्पेसिफिक कोई नोन नहीं है वैल्यू, यानी कि स्पेसिफिकली हम किसी को इल्जाम नहीं दे सकते इनमें से, तो फिर इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? तो आपकी ये बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, खास तौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, आप कितनी बार रीडिंग्स लेते हो, याद है? वैसे तो आप एक ही दफा लेते थे, लेकिन आपको टीचर्स क्या कहते थे? 3 दफा रीडिंग ले, 3 दफा रीडिंग लेके आप उसकी एवरेज फाइंड करते थे। सो मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशंस, यानी कि आपकी लेबोरेटरी इस तरह की होनी चाहिए। आप कभी सुनते होंगे, सपोज कर लें कि आपकी बहुत बड़ी मोबाइल फोन कंपनीज जो एप्पल या सैमसंग मोबाइल्स हैं या बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस, फिलिप्स वगैरह, कभी सर्च कीजिएगा इनके बारे में कि क्या यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है जहां पे डिवाइसेस फैब्रिकेट की जाती है? क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मशीनरी ही क्यों है सिर्फ? क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्ट कंडीशंस मेंटेन की हुई। आम बंदा भी किसी लेबोरेटरी में जाके नहीं काम कर सकता, उसको कहा जाएगा पहले मास्क पहने हो, यानी कि पहले जो है वो अपना जो है वो लैब कोट पहने हो, ये सारी चीजें कि आपकी वजह से कोई चीज अफेक्ट ना हो वहां पे, या दूसरे लफ्जों में आपको भी अफेक्ट ना कर सके कोई और चीज। तो अगर हम स्ट्रिक्ट कंडीशंस मेंटेन करें, मतलब टेम्परेचर, वोल्टेज वगैरह, या सॉरी टेम्परेचर और उसका प्रेशर वगैरह उस रूम का मेंटेन करें, तो कम किए जा सकते हैं ये रैंडम एरर्स। यानी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा बार बार इस तरह करने से। अगर वरना वेरी कर रहा है, सपोज बाहर धूप ज्यादा होगी, सुबह के वक्त कम है धूप, कमरे में हीट कम होगी, आपने शीशे की तरफ रखा हुआ है कमरा अपना, यानी कि सॉरी शीशे की तरफ रखा हुआ है आपने सूरज को, या आपका जो कमरा है वो इस तरह से उसकी डिजाइन है कि वो पॉइंट आउट करता है मॉर्निंग टाइम में सूरज की तरफ। जैसे जैसे राइज करेगा सूरज, आपके कमरे में हीट वेव सेंटर होंगी, टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एयर कंडीशनर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको मेंटेन करना पड़ता है वैल्यूज को, ताकि आपके एरर्स कम से कम हो। फिर आप उसको रिपीट करो एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 दफा, उसका एवरेज फाइंड कर लो। जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्लोजेस्ट होगा किसके? वो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोजेस्ट होगा। याद रखिए, हमने एरर अब शुरू किया था, हमने यही बात की थी, कितना डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यूज का, एक्चुअल वैल्यूज का और स्टैंडर्ड वैल्यूज, यानी कि मेजर्ड एक्चुअल वैल्यूज या फिर स्टैंडर्ड वैल्यूज का। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। ये आपके पास था जी आज का टॉपिक, होपफुली आपको ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटीज का है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा था आज लेक्चर नंबर 6। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं पहले बात कर चुका हूँ कि आप जो है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।